नमस्कार। आप सबको मेरा अभिवादन है और मेरी इस ऑनलाइन आहार और पोषण विज्ञान की वीडियो क्लास में मैं डॉक्टर रेनू जौहर आप सबका स्वागत करती हूँ। आहार और पोषण विज्ञान के विषय का अध्ययन करके आपको पता ही है कि हमें भोजन से 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता की मात्रा विभिन्न आयु वर्गों और अवस्थाओं में शारीरिक मांग के अनुसार भिन्न भिन्न होती है और जैसे जैसे ये शारीरिक अवस्थाएं बदलती हैं वैसे वैसे इन पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की मांग में भिन्नता आती है। कभी कभी वो बढ़ जाती हैं और कभी कम हो जाती हैं। आज के मेरे वीडियो का विषय है गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग या आवश्यकता यानी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भावस्था शारीरिक और पोषणात्मक दृष्टि से बहुत अधिक डिमांडिंग या अपेक्षाओं वाली संवेदनशील अवस्था है। गर्भधारण से पूर्व तथा गर्भावस्था में स्त्री के पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य का दूरगामी प्रभाव उसके और गर्भस्थ शिशु के जीवन पर जितना पड़ता है उतना किसी अन्य अवस्था में नहीं पड़ता। आज के वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की आवश्यकता या मांग, उनकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा, इन अपेक्षित या बढ़ी मांग के कारण तथा इन तीनों तत्वों के प्राप्ति के उच्च और हेल्दी फूड सोर्सेज या भोज्य स्रोतों के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। मेरा यह वीडियो लेक्चर भारतीय महिला के संदर्भ में है और भारतीयों के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा प्रस्तावित की जाती हैं पौष्टिक तत्वों की मांग, दैनिक प्रस्तावित मात्रा, उनमें आवश्यकता में वृद्धि के कारण और प्राप्ति के भोज्य स्रोत। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को हिंदी में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं। गर्भधारण करने से पूर्व तथा गर्भावधि में पर्याप्त पोषण का प्रभाव जितना अधिक और लंबे समय तक माँ और गर्भस्थ शिशु पर रहता है उतना जीवन के किसी अन्य काल में नहीं होता। मातृत्व स्वास्थ्य एक जटिल अवस्था है जिस पर माता का पोषण स्तर, वंशानुक्रम, सामाजिक और आर्थिक कारक, संक्रमण और परिवेशीय और वातावरण की परिस्थितियों का प्रभाव गर्भस्थ शिशु के वृद्धि और विकास तथा माता के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। भ्रूण का विकास सर्वोत्तम हो, इसके लिए आवश्यक है कि माँ संतुलित और पौष्टिक आहार ले। गर्भिणी के शरीर में बहुत से शारीरिक परिवर्तन आते हैं जिसके कारण उसे आहार में अधिक मात्रा में पोषक तत्वों का समावेश करना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि गर्भिणी के आहार में पोषक तत्वों का अभाव होगा तो उसका प्रभाव
माँ और गर्भस्थ शिशु दोनों पर पड़ता है और उसके कारण दोनों को हानिकारक प्रभाव या कुछ जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, जिसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, के मुख्य कारण में से एक है गर्भवती को पर्याप्त पौष्टिक तत्वों की आपूर्ति ना हो पाना, और एक और कारण है असुरक्षित प्रसव, जो इसको और जटिल बना देता है। किशोरावस्था में पदार्पण करते ही किशोरी का शरीर वयसंधि के उपरांत अपने को गर्भधारण के लिए विकसित करने लगता है। किशोरी के शरीर में बाह्य और आंतरिक परिवर्तन आते हैं। इस अवस्था में सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा में होना आवश्यक है। पोषक तत्वों के अभाव से किशोरी कुपोषित हो जाती है तथा वयस्क होने के उपरांत भी इसका कुप्रभाव उस पर रहता है तथा गर्भावस्था पर भी पड़ता है, जिससे उसे अनेक जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। गर्भावस्था में जिन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है उनमें से एक है ऊर्जा। सबसे पहले मैं आपको गर्भिणी की ऊर्जा की आवश्यकता या मांग तथा उससे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में बताऊंगी। गर्भावस्था में ऊर्जा की मांग या आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है, जिसके कई कारण हैं। सबसे पहले भ्रूण की वृद्धि, विकास और तथा शारीरिक क्रियाओं के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा, प्लेसेंटा, गर्भनाल तथा गर्भिणी के ऊतकों में वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भिणी की ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि का तीसरा कारण है गर्भिणी के वजन और शारीरिक आकार में वृद्धि। इसके अतिरिक्त गर्भिणी को अपने शरीर में वसा का संग्रहण करना होता है और इस वसा को संचित करने के लिए उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो उसे भोजन द्वारा ग्रहण करनी होती है। गर्भावस्था में गर्भिणी का शारीरिक भार बढ़ जाता है। जैसा कि आपको पता है कि वह 10 से 12 किलो अतिरिक्त वज़न ग्रहण कर लेती है। तो अतिरिक्त वज़न के कारण भी उसको शारीरिक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है और उसे अपना अधिक भार उठाने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। गर्भावस्था में आधारीय चयापचय दर में भी वृद्धि आ जाती है और यह 10 से 25% तक बढ़ जाता है। इस कारण भी उसे अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भिणी का भार 10 से 14 किलो तक बढ़ जाता है और औसतन 12 किलो वजन की वृद्धि होती है। ICMR के अनुसार गर्भिणी के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता निर्धारित की गई है। एक सामान्य महिला जिसका वजन
55 किलो है उसे संपूर्ण गर्भावस्था में 80,000 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है तथा इसमें से 27,000 किलो कैलोरीज का ऊर्जा व्यय होता है। इसके अतिरिक्त धात्रीवस्था में वसा संग्रहण के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था के उत्तरार्ध में कैलोरी की मांग अधिक हो जाती है। आईसीएमआर ने गर्भावधि में अतिरिक्त 350 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्रस्तावित की है। आप देखेंगे कि महिलाओं को उनके शारीरिक कार्य के अनुसार 3 वर्गों में बांटा जाता है: हल्का कार्य करने वाली, मध्यम कार्य और भारी कार्य। तो उनकी जो सामान्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो तो उनको उतनी ही लेनी होती है, साथ में उनको 350 कैलोरीज अतिरिक्त लेनी होती हैं। तो हल्का कार्य करने वाली महिला जो सामान्य अवस्था में 1900 कैलोरीज लेती है उसे गर्भावस्था में 350 अतिरिक्त कैलोरीज लेनी होती है, यानी उसको गर्भावस्था में 2250 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। इसी तरह मध्यम कार्य करने वाली महिला जो सामान्य अवस्था में 2230 कैलोरीज लेती है उसे गर्भावस्था में 2850 किलो कैलोरीज की आवश्यकता होती है। भारी शारीरिक कार्य करने वाली महिला जिसे सामान्य अवस्था में 2850 कैलोरीज की आवश्यकता होती है उसे गर्भावस्था में 3200 कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है। तो आईसीएमआर के अनुसार गर्भावस्था में कोई भी तरह का शारीरिक कार्य करने वाली महिला हो उसे अतिरिक्त 350 कैलोरीज की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए, मैं कह रही हूँ अतिरिक्त। गर्भावस्था में ऊर्जा की आवश्यकता में शारीरिक भार में वृद्धि का समावेश होता है जो शरीर में प्रोटीन, वसा और जल के निर्मित या संश्लेषण से होती है। हालांकि गर्भस्थ शिशु का भार सिर्फ 3 किलो 500 ग्राम होता है, परंतु गर्भिणी का वजन इस अवस्था में 10 से 12 किलो तक बढ़ जाता है। गर्भावस्था में जो शरीर में वसा का संग्रह होता है वह ऊर्जा के रिजर्व स्रोत के रूप में कार्य करता है। गर्भावस्था के दौरान 36,000 किलो कैलोरीज वसा के रूप में शरीर में संग्रहित होती हैं तथा इनका उपयोग स्तन्यकाल या धात्रीवस्था में होता है। अगर गर्भावस्था में मां को पर्याप्त कैलोरीज प्राप्त नहीं होती तो भ्रूण की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा की मात्रा नहीं प्राप्त होती और वह इसे मां के शरीर से प्राप्त करने की कोशिश करता है। वसा का ऊर्जा के लिए अत्यधिक उपयोग अगर वसा का ऊर्जा के लिए अत्यधिक उपयोग किया जाए तो मूत्र में कीटोन्स की उपस्थिति बढ़ती है जो खतरे का संकेत है। भ्रूण के शरीर में वसा का संग्रहण नहीं होता। गर्भिणी के शरीर में संग्रहित वसा का संश्लेषण ग्लूकोज से होता है, अतः गर्भिणी को अतिरिक्त ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करके उसे वसा के रूप में संग्रहित करना होता है। आवश्यक वसीय अम्ल
जिसे हम एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, वही सिर्फ गर्भस्थ शिशु को माता के शरीर से हस्तांतरित होते हैं। गर्भिणी को ऊर्जा प्राप्ति कार्बोहाइड्रेट से करनी चाहिए, ना कि प्रोटीन और वसा से। उसे अपने आहार में साबुत अनाज या उससे निर्मित आटा या अन्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। गर्भिणी को रिफाइंड या परिष्कृत अनाज के उत्पाद जैसे मैदा, नूडल, पास्ता, सफ़ेद ब्रेड आदि नहीं लेना चाहिए। उसे ऊर्जा प्राप्ति के लिए अनाज, जड़ वाली सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, अरबी तथा उच्च कार्बोज युक्त फल जैसे केला, सेब तथा सूखे फल जैसे खजूर, किशमिश आदि से ऊर्जा प्राप्त करनी चाहिए। गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग के बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। गर्भकाल में गर्भिणी को सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती स्त्री को संपूर्ण गर्भकाल में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में या इस अवधि में प्रोटीन से संबंधित उसके शरीर में कई वृद्धि और विकास संबंधित कार्य होते हैं। गर्भिणी के प्रोटीन की मांग में वृद्धि के कारण हैं। पहला, भ्रूण की वृद्धि और विकास के लिए। इस अवस्था में भ्रूण की वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है, इसलिए माँ को अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त गर्भाशय, प्लेसेंटा, गर्भनाल एवं स्तनों का विकास और वृद्धि होती है, और क्योंकि इन सभी का निर्माण का आधार प्रोटीन है, इसलिए भी प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। गर्भावस्था में माँ के रक्त की मात्रा में भी वृद्धि होती है। माता के शरीर में परिसंचरण करने वाले रक्त की मात्रा में न सिर्फ वृद्धि होती है, बल्कि उसका आयतन भी बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप रक्तवारी या प्लाज्मा प्रोटीन के आयतन में भी वृद्धि होती है। गर्भिणी को प्रसव और धात्रीवस्था के लिए भी प्रोटीन का संग्रहण करना होता है। गर्भिणी के ऊतकों में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण उसको अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त उल्व तरल, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसका आधार भी प्रोटीन है। उसके निर्माण के लिए भी उसे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आईसीएमआर द्वारा गर्भिणी के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा। एक सामान्य महिला को प्रतिदिन 25 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन की आवश्यकता का प्रभाव महिला की कार्य पर या वो कितना शारीरिक कार्य करती है उस पर नहीं पड़ता। कोई भी महिला, चाहे वो हल्का कार्य करती हो, भारी कार्य करती हो या मध्यम कार्य करती हो, उसे 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है जब वह गर्भावस्था में नहीं होती। आईसीएमआर ने गर्भावस्था के लिए अतिरिक्त 23 ग्राम प्रोटीन प्रस्तावित की है। इसका मतलब 55 ग्राम के अतिरिक्त उसे प्रतिदिन 23 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेनी चाहिए। भारतीय सामान्य महिला के लिए 55 ग्राम प्रोटीन अनुमोदित है, और इस संदर्भ में गृहिणी को प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कि
23 ग्राम है, तो एक गर्भिणी को रोज़ 78 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है। अगर गर्भावस्था में प्रोटीन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती तो गर्भावस्था में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। भ्रूण माँ के शरीर में अपने वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन अवशोषित करके माँ के शरीर को नकारात्मक प्रोटीन संतुलन या नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में ले जा सकता है। प्रोटीन की कमी से गर्भस्थ शिशु का पूर्ण रूप से वृद्धि नहीं होती और उसके मस्तिष्क का विकास भी अपूर्ण रह जाता है। गर्भिणी को प्रोटीन की पूर्ति हेतु आहार में दाल, सूखे मेवे, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, पनीर आदि भोज्य पदार्थों को सम्मिलित करना चाहिए। उसे ऐसे प्रोटीन के भोज्य स्रोतों का चयन करना चाहिए जो कि पूर्ण प्रोटीन के स्रोत हों। पूर्ण प्रोटीन या कंप्लीट प्रोटीन वह होती है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उचित मात्रा और अनुपात में होते हैं। सामान्यतः प्राणिज प्रोटीन जो है वह कंप्लीट प्रोटीन कहलाती है। उसे उच्च जैविक मूल्य वाली प्रोटीन को लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे कम से कम दिन में 600 मिलीलीटर दूध पीना चाहिए और उसके आहार में दालों और अनाज का अनुपात 1:5 होना चाहिए, यानी कि उसे 1 भाग दाल और 5 भाग अनाज अपने आहार में सम्मिलित करने चाहिए। गर्भिणी अगर भोजन से अपने दैनिक प्रस्तावित मात्रा के अनुसार प्रोटीन प्राप्त कर लेती है तो उसे अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गर्भावस्था में तीसरा पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता और मात्रा में परिवर्तन आता है वह है वसा। गर्भिणी को दृश्य वसा और आवश्यक वसीय अम्लों की आवश्यकता होती है। संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता का 20% भाग गर्भिणी को वसा से प्राप्त करना चाहिए। इसकी पूर्ति के लिए स्त्री को इस अवस्था में 30 ग्राम दृश्य वसा, जिसे हम विजिबल फैट भी कहते हैं, अपने आहार में सम्मिलित करना आवश्यक है। विजिबल फैट या दृश्य वसा वो होती है जो कि हमें भोजन को पकाते समय उसमें हम ऐड करते हैं या उसमें डालते हैं, यानी तेल, घी आदि। इसके अतिरिक्त एक और आवश्यक वसीय अम्ल कहेंगे या जो एक वसा का रूप है जो उसे इस अवस्था में अवश्य लेना चाहिए वो है DHA या डेकाहेक्सेनोइक एसिड, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड है। गर्भिणी को DHA या डेकाहेक्सेनोइक एसिड प्रतिदिन अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। DHA गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य और उसके ऑप्टिमल हेल्थ के लिए आवश्यक है। DHA भ्रूण के मस्तिष्क तथा नेत्र और दृष्टि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अवस्था में आवश्यक वसीय अम्ल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रसव के समय गर्भाशय की मांसपेशियों और रक्त नलिकाओं को रिलैक्स कर देते हैं, जिससे
सरल प्रसव हो जाता है। गर्भिणी को उच्च गुणवत्ता वाले वसा स्रोतों को अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। उसे मक्का, सोयाबीन, बिनौला और सैफलार का तेल लेना चाहिए। लिनोलिक अम्ल, जो कि एक आवश्यक वसीय अम्ल है, वह मक्का, सोयाबीन, राइस ब्रैन, सैफलावर ऑयल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मछली के तेल में और हरी पत्तेदार सब्जियों में, अलसी के बीज, सोयाबीन और अखरोट में भी यह उपस्थित होता है। उसे संतृप्त वसा और वानस्पतिक या हाइड्रोजनेटेड वसा नहीं लेनी चाहिए। गर्भकाल में वसा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आहार में वसा की अधिकता से मोटापा बढ़ने की संभावना रहती है, जिससे प्रसव और प्रसव उपरांत कठिनाइयाँ हो सकती हैं और उसे इस मोटापे को घटाना कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त मोटापा बढ़ने से कई बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में बढ़ी हुई पोषक तत्वों की मांग और उसमें 3 पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में विस्तृत रूप से बताया। इसमें मैंने आपको इन पौष्टिक तत्वों की मांग, दैनिक प्रस्तावित मात्रा, आवश्यकता में वृद्धि के कारण और प्राप्ति के स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इन 3 पौष्टिक तत्वों के अतिरिक्त विटामिन्स, मिनरल्स और जल भी उसके आहार में और उसके भोजन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।